बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तथागत बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई महमूद पराचा साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, 360 गांव के हमारे बुजुर्ग चौधरी साहब, मंच पर बैठे हुए नूह के हमारे बड़े कर्मठ एडवोकेट साथी समय सिंह जी, हमारी बहन एडवोकेट धिया जी और डॉक्टर रितु जी, और यहाँ उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग और नौजवान साथी एडवोकेट और जिस भी पेशे से हैं, आप सभी को मेरा जय भीम। साथियों, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो आज ये प्रोग्राम भाई विकास कांगड़ा और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है, और विशेष रूप से एडवोकेट्स को बुलाकर जो किया जा रहा है, मैं उनको दिल से बधाई देता हूं। इतने सारे एडवोकेट्स को बुलाकर ऐसे समय में, जिस समय वाकई में एडवोकेट्स का खड़ा होना, संघर्ष करना, समाज को दिशा देना बहुत जरूरी है, एक पहल उन्होंने की, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव बड़ा कड़वा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपका प्रोग्राम पूरी तरह से सफल है। दिल्ली में बहुत एडवोकेट हैं, पर मेरा अनुभव रहा है कि हमने जब भी बुलाया 20-25, बहुत ज्यादा खिंच गए तो 30, इससे ज्यादा कभी एडवोकेट इकट्ठे नहीं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने बड़ी चिंता भी जाहिर की कि एडवोकेट क्यों इकट्ठा नहीं होते। वाकई में बड़ा सवाल है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों इकट्ठा नहीं होते, जबकि सबसे ज्यादा जागरूक समाज से यही है। भाई जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, एडवोकेट हैं, इंजीनियर की बात भी कही बाबा साहब ने कहा था, डॉक्टर्स भी, तो जागरूक होना चाहिए और विशेष रूप से एडवोकेट को होना चाहिए। लेकिन जरा भी जो है एडवोकेट साथी जागरूक नहीं है, ये मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है। और मुझे इसलिए भी कहना पड़ रहा है साथियों कि वकीलों को अपनी तबाही भी सामने दिखाई नहीं दे रही है। तो छोड़िए समाज को, आप अपनी तबाही तो दिखाई देनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दिखाई दे रही। इस देश में हम बहुजन समाज की बात करें तो कई लाख एडवोकेट होंगे, करीब 650 से ज्यादा तो बाहर ही हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लगाएं तो भी 700 के पार बाहर चली जाती हैं, फिर तहसील में भी बाहर होती हैं, यहां तक तो है ही। उस सब के बावजूद भी वकीलों को अपनी तबाही नहीं दिखाई दे रही है। मानिए साथियों, कल अगर ये मनुवादी मानसिकता के लोग, इस शब्द को थोड़ा सा अलग रखता हूं मैं, और मैं सीधे सीधे कहता हूं कि मोदी सरकार अगर अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो गई, तो आप मान लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र हमेशा के लिए खत्म और राजतंत्र स्थापित होगा। तो मैं अपने वकील भाइयों से, साथियों से पूछता हूं कि अगर राजतंत्र स्थापित हो गया तो फिर इन अदालतों की क्या जरूरत है? राजतंत्र तो पुलिस से, थाने से चलता है, अदालतों से नहीं चलता। राजा ने आदेश कर दिया, पुलिस वाले हैं लागू करने के लिए, और वो लागू होते हैं, कोई सुनने वाला आपकी होगा नहीं, क्योंकि राजतंत्र है, सुनवाई तो लोकतंत्र में होती है। तो जब अदालतें बंद हो जाएंगी तो वकालत कहां से चलेगी? तो जो काला कोट पहनकर हम अपने आप को समझते हैं कि हम वकील हैं, ये खूंटी पे नहीं टंग जाएगा। तो क्या ये चीज सामने दिखाई नहीं दे रही?
एक एक कदम बहुत ही सधे तरीके से और बहुत ही नियमित तरीके से मोदी सरकार इस देश के तमाम ऐसे संस्थान, तमाम संविधान की व्यवस्थाएं सबको धीरे धीरे खत्म करती चली जा रही है। और एक एक करके उसने हर चीज को अपने हाथ में ले लिया है, कंट्रोल में लिया है। जिसमें सबसे बड़ी जो ताकत है, हम लोग क्योंकि वहां पे हैं तो दिखते हैं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट और इस देश की तमाम हाई कोर्ट, उनको पूरी तरह से उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। अब आप कितनी भी कोशिश कर लें, जितना आप में दम हो आप लगा लीजिए, अदालत से आपको कोई भी न्याय मिलेगा नहीं। आप कह रहे हैं कि एक पिटीशन फाइल हुई है जिसमें 2 शब्दों को संविधान की प्रियम्बल से हटाने की बात कही गई है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। हालांकि ये शब्द जिस समय बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस समय थे नहीं, इनकी जरूरत भी नहीं थी। ये शब्द जो जोड़े, इनके साथ में एक और शब्द जोड़ा गया, वो ये 3 शब्द जोड़े गए संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से। श्रीमती इंदिरा गांधी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जोड़े। तो ये हट भी जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा, और ये रहे भी तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? आप बताओ क्या है? संविधान में तो सारी व्यवस्था है। संविधान में तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को जब आप पढ़ते हैं तो सरकारों को बाकायदा आदेश है, सुझाव नहीं है, सलाह नहीं है, आदेश है। जब हम अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़ते हैं, विशेष रूप से 38, 39, 41, 43, जब हम इनको पढ़ते हैं तो आदेश है कि समाज के लिए आपको यह काम करना है ताकि देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो सके। और वर्ड यूज हुआ, शब्द जो इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में शैल है। शैल मीन्स मैंडेटरी, द स्टेट शैल। अगर में होता स्टेट में तो उसके लिए होता कि वो चाहे तो करे, न चाहे तो ना करे। लेकिन जो शब्द इस्तेमाल है वो शैल है। बाबा साहब ने एक एक शब्द, एक एक चीज बहुत सोच समझ के इस्तेमाल की। उसका असर कितना गहरा कहां होगा, जब व्याख्या होगी तब समझ में आती है। लेकिन उस सब के बावजूद भी कुछ भी सरकार कर नहीं रही। भगवान बुद्ध ने जब हम सबको अपनी शिक्षाएं, जो जीवन में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और हम सबको बताई, उस रास्ते पर हम सबको ले जाने के लिए बात की, तो उन्होंने एक बात की, मतलब 4, एक तरह से कहेंगे कि वो 4 आर्य सत्य जिन्हें हम बोलते हैं, उसमें उन्होंने एक बात कही कि दुख है, ये सत्य है, दुख है, और ये दुख इसका कारण है, बिना कारण के नहीं है। इस धरती पे जो भी कुछ होता है वो किसी ना किसी कारण से होता है, और जो हो रहा है उसका कोई ना कोई परिणाम होगा। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्धिज्म में इसको बोलते हैं। तो उसका कारण है दुख का, और उस कारण का निवारण है। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान का उन्होंने रास्ता बताया कि आर्य अष्टांगिक मार्ग। ठीक इसी तरह से हम अब वर्तमान में इस चीज को देखते हैं, संविधान खतरे में है, सच है, सत्य है, कारण भी है इसका। क्यों है? सीधे शब्दों में बोलते हैं, लाग लपेट करके कायकू मनुवाद, और ये कहते हैं भैया बीजेपी है, और बीजेपी भी छोड़ो, मोदी है, आरएसएस है, इसलिए देश का संविधान खतरे में है। अब समाधान क्या है? तो समाधान इसका यह है, कारण हो गया, दुख हो गया, दुख का कारण हो गया, समाधान यह है, इन्हें उखाड़ के फेंक दो, बीजेपी को और मोदी को उखाड़ के फेंक दो।
समस्या का समाधान हो जाएगा। उखाड़ेंगे कैसे? अब ये आगे चौथी बात कि उखाड़ेंगे कैसे। तो 2024 का चुनाव आ रहा है, सबको सिर्फ वही दिखना चाहिए, केवल कोई संगठन, कोई और बाकी चीज इधर उधर की किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। सारा काम इसी बात के लिए होना चाहिए कि 2024 में कैसे हम इनको उखाड़ कर फेंक दें। अगर नहीं फेंकेंगे तो संविधान की तो बात छोड़िए, संविधान भी नहीं बचेगा, लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, गणतंत्र भी नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा। इस देश के तमाम बहुजन समाज को, जिसकी संख्या लगभग 120 करोड़ है, उसको पूरी तरह से अधिकार विहीन कर, गुलाम बनाकर अपने तलवे चटवाना चाहती है मोदी सरकार। इसके लिए काम कर रही है। तो अब हमें सोचना, यह समस्या उनकी नहीं है, समस्या हमारी है कि हम इतनी बड़ी संख्या में होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इकट्ठे होकर फूंक मार दें तो वो कैसे उड़ जाएंगे उनका पता भी नहीं लगेगा। लेकिन हम इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? एक लक्ष्य के लिए तो हो जाए, अरे बाद में जो जिसे जो करना है कर लेना। हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा खतरा है उसको तो हम टारगेट करें। मैं अभी महमूद भाई, आप जान के बड़े हैरान होंगे आप साथी, सागर में करीब हफ्ते भर पहले एक प्रोग्राम था, इसी संडे को। वहां वो था, लोधी समाज की एक बिटिया 13 साल की, उसके साथ बलात्कार एक ब्राह्मण लड़के ने किया। उसमें आंदोलन हो रहा और बड़ा जबरदस्त आंदोलन वहां पे मध्य प्रदेश में चल रहा। पूरा ओबीसी समाज, जिसमें हर कोई है, गुर्जर भी है, यादव भी है, लोधी भी है, कुशवाहा भी है, कश्यप भी है, और SC ST सब तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुझे भी इनवाइट किया, मैं वहां गया सागर में। मुझे वहां जाके जब सारी चीजें देखी और भी गहराई से जानने की कोशिश करी तो मुझे पता लगा, अब आप देखिए कि कमी किसकी है। 16% तो वहां पर SC हैं, 16%, हिसाब लगाइए थोड़ा सा। 22% वहां पर आदिवासी यानी ST हैं, 38% हो गए। 50.5% वहां पर OBC हैं, तो कितने हो गए? इसके अलावा 6.5% वहां पे मुसलमान हैं। टोटल मिला के 95% हो गए, यानी 5% लोग रह गए बकाया। 5% लोग पिछले 72 सालों से इतनी बड़ी आबादी पर हुकूमत कर रहे हैं। तो गलती किसकी है साथियों? स्वाभाविक। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कारण जो है उसमें मेन कारण क्या है। मेन कारण पाएंगे कि हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम तरीके से समझ जाएं बातों को, अगर हम इकट्ठे हो जाएं, तो किसकी मजाल है हम पे हुकूमत कर जाए? कोई नहीं कर सकता। एक बड़ी अजीब बात है कि बहुत संगठन हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, लेकिन मैंने किसी संगठन को, पार्टी की तो मैं बात यूं करता ही नहीं कि पार्टियां तो उनमें जितने लोग हैं, जो MLA MP रहे वो तो गुलाम हैं, जिन पार्टियों के हैं उन पार्टियों के बंधुआ मजदूर हैं, उन्हें जनता के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। आप मानते हो तो माने, मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि कहीं भी दिखता नहीं। तो वो तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन क्या जनता को भी नहीं दिखता कि बीजेपी को हटाने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है? आप कितनी भी संगठन बना लीजिए, अभी एक कवायद चल रही है, नीतीश जी जो है विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, KCR भी लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सारे इकट्ठे हो जाओ आप, तब भी आप बीजेपी को नहीं हटा सकोगे। क्यों नहीं हटा सकोगे? बीजेपी के पास में एक वो चीज है जिससे आप उससे कभी हरा नहीं सकेंगे, और वो है EVM। शासन प्रशासन तो गुलाम है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन EVM है जिसके माध्यम से वो जीत के आएंगे, आप उन्हें हटा नहीं सकते। और हमारी सबकी दिक्कत यह है कि क्योंकि संसद पर कब्जा उनका है, और कितनी गंभीर परिस्थिति है संसद में, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। अभी राहुल गांधी की जो मीटिंग यहां पर हुई पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की,
रामलीला मैदान में उसमें उन्होंने कहा, बहुत ही गंभीर स्थिति है कि हम जब भी किसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। संसद में गुंडागर्दी, यानी एक सांसद को, विपक्ष के व्यक्ति है वो, उस व्यक्ति को अगर आप संसद में नहीं बोलने दे रहे, माइक उसका बंद कर दिया जा रहा है, तो परिस्थिति की गंभीरता का आपको आभास होना चाहिए। तो संसद में उनका कब्जा है, बोलने वो देते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस का कब्जा है पूरा, वहां से आपके हक में कुछ आ नहीं सकता। इन दोनों के अलावा ईवीएम को कोई हटा नहीं सकता। तो हमारे पास रास्ता क्या बचा है? हमारे पास रास्ता केवल और केवल जन आंदोलन का रास्ता है और सड़क का रास्ता। हाँ, जिसे आप कहते हैं सड़क का रास्ता, वही सड़क का रास्ता है। लेकिन यह सड़क का रास्ता ऐसा नहीं है कि 4 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी इकट्ठे होकर हल्ला मचाते रहो। इससे समाज नहीं जगेगा साथियों। सड़क पर लोगों को लाने के लिए हम सबको, मैं सबकी बात कर रहा हूं, हम सबको मिलकर गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले, गलियों में जाके, घरों में बैठ के लोगों को समझाना पड़ेगा यह दिक्कत है और आपको यह करना पड़ेगा, तभी जाके होगा, अन्यथा यह काम होगा नहीं। कितनी कोशिश कर लीजिए साथियों। और यह आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है साथियों। अगर हम इसे नहीं खत्म कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, इनको हटा नहीं पाएंगे। और एक और चीज, कुछ दिन पहले कानून बनाया, अब वो लागू करना भी शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। और वो कानून पास किया कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड, उन दोनों को लिंक करने का। और आप लोगों को शायद पता भी लग गई होगी, कहीं कहीं पहुंच भी रहे होंगे, सरकार ने वो काम शुरू कर दिया लिंक करने का। और जिनको नहीं मालूम है वो लगातार लिंक करते चले जा रहे हैं। इसका नतीजा कितना भयानक होगा, एक उदाहरण से समझे। 2015 में ये चीज शुरू की गई थी तेलंगाना में, आंध्रा या तेलंगाना में। वहां जब इसको इंप्लीमेंट किया तो 60 से 70 लाख लोगों की वोटें ही गायब हो गई हैं। हाँ, 60-70 लाख वोटें गायब हो गई ना। और आप तो बीएलओ हैं, तो आप बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आप बैठे हैं, तो ये तो काम चल ही रहा है ना सरकार का, बिल्कुल चल रहा है। मैं भी गया तो मैं तो लोगों को मना करता हूं, जहां भी एक बिल्कुल कुछ नहीं, इस किसी हालत में भी इसको लिंक नहीं करना। अब एक थोड़ा सा इसकी कल्पना कीजिए, अगर एक छोटे से प्रदेश में 60 से 70 लाख वोटें गायब कर दी जाएंगी, तो पूरे देश में जो 28-29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने करोड़ वोटें गायब हो जाएंगी। और किन की होंगी इसके लिए कहने की जरूरत तो है नहीं, वो वोटें बहुजन समाज की ही होंगी, वो ही साफ होंगी। और उस समय, जिस समय वोट डालने की बात आएगी, क्योंकि आप लिंक कर रहे हैं उसके साथ में, आधार के साथ में, तो हो सकता है ये बात हो, बायोमेट्रिक जो आप अंगूठे के निशान, उंगली के निशान उन्हें दिखाओ, तभी पता लगेगी कि तुम वोटर हो या नहीं हो। यही है ना। और ये तब हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उसको इसके साथ में लिंक करना आवश्यक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो फिर काहे को किया जा रहा है अगर मैंडेटरी नहीं है। मतलब बड़ी मजेदार बात हो रही है कि कोर्ट कुछ कहता है, सरकार कुछ कर रही है, दोनों में कहीं तालमेल नहीं, और जनता पिस रही है, जनता को पता नहीं है। ये जो सारी चीजें एक एक करके चल रही हैं, और जितनी भी पार्टियों के तथाकथित एमएलए और एमपी हैं, इस बात पर उनका ध्यान है कि सत्ता हमारी बचेगी या जाएगी तो बीजेपी से या किसी से कितने नोट मिलेंगे और अपना काम कैसे बनेगा, सब इसमें मस्त हैं। किसी को इससे मतलब नहीं है कि जनता की स्थिति क्यों बद से बदतर हो जा रही है, उसकी दिक्कतें क्या हैं। तो आखिर में सारी बात आ गई हम सब पर, हम ही लोगों को ऊपर आ गई। ये लड़ाई हम ही लोगों को लड़नी पड़ेगी। तो साथियों, इतने दिन से लगातार लड़ रहे हैं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, इसमें कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। पर मेरी लड़ाई हो, महमूद भाई की लड़ाई हो, हमारे जैसे कितने भी साथी हैं उन सबकी लड़ाई हो,
वो लड़ाई अर्थहीन रहेगी जब तक हम सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और हमारे पास में, फिर इस बात को कह रहा हूं, भाई कह के गए थे, मैं फिर कह रहा हूं, 2024 तक का ही समय है। इस 2024 तक के समय को अगर हमने आपातकाल मानकर ढंग से काम नहीं किया, इसके बाद समय हमारे पास आएगा नहीं। मैं कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे आप गंभीरता समझ सकते हैं। इस देश में मोदी से पहले भी कितने प्रधानमंत्री रहे, इसे काहे को डर लग रहा? प्रधानमंत्री हाउस से लेके एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड सुरंग बनाई जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर का आना जाना उसी में होगा। क्यों इतना डर क्यों लग रहा है भाई? ये गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। इसका मतलब यह है कि दिमाग में कुछ और है, और यह उनको आभास है कि जिस समय तुम हिंदू राष्ट्र की घोषणा करोगे, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करके, संविधान को खत्म करके राजतंत्र की घोषणा करोगे, विरोध होगा। और विरोध कितना बड़ा हो सकता है इसका भी आभास किसी को नहीं है, ना आपको, ना हमें, ना उनको। उस समय सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हो? आप क्यों नहीं देश को बेहतर बनाने के लिए काम करते? आप एजुकेशन सिस्टम आपने पूरा खत्म कर दिया। हम हरियाणा में ही हैं, गुड़गांव हरियाणा में ही आपके यहां का एक उदाहरण है कि जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाएंगे, सरकार उनके 1100 रुपए फीस देगी प्राइवेट स्कूल को, और सरकारी स्कूल में जाएंगे तो हमें 500 रुपए देने पड़ेंगे महीने के। 105 स्कूल बंद हो गए। अच्छा, 196 मतलब 105 से 196, यानी लगभग 200 स्कूल बंद हो गए। आने वाले समय में आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल में तमाम सरकारी स्कूलों में ताला लग जाना है। गरीब पड़ता है। हाँ, इसके बाद क्या होगा? ये तो पहली प्रक्रिया। तो जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें काम करने वाले जो मास्टर हैं, क्लर्क हैं, चपरासी हैं, उनकी नौकरी गई अपने आप। सारे सरकारी स्कूलों की फर्द मांग ली गई, मांगे गए हैं, ठीक है जी, मांग ली गई हैं, तो ये बंद होंगे। उसके बाद में क्या होगा? इन स्कूलों को उन्हीं प्राइवेट हाथों में बेचा जाएगा, और ये कहा जाएगा कि भाई अब इनमें तो कोई बच्चा तो पढ़ने आता नहीं, इनका क्या करना है, बेचो ही ना। उस जमीन को उन्हीं को बेच दिया जाएगा। ये तो सिर्फ वेयर हाउस बनवाएंगे, जो भी हो, मतलब कम से कम जो शिक्षा का संस्थान था सरकारी स्तर पर, सरकारी बच्चों, मतलब बच्चों के पढ़ने के लिए, वो बंद हो गया। और जब सारे ही सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल वाले क्या करेंगे? उससे पहले सरकार करेगी, सरकार कहेगी हमारे पास अब पैसा नहीं है बच्चों की फीस देने के लिए, तो फिर आपकी या तो आप 1100 रुपए फीस दो, हो सकता है 1100 2200 हो जाए, 2500 हो जाए, 3000 हो जाए, क्या पता है, क्योंकि कुछ है तो है नहीं। और सरकारी स्कूल बंद हो गए तो बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने के लिए? इसका मतलब साफ है कि हां, हमारी शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि गरीब का बच्चा तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ता है, हमारे बच्चों से शिक्षा छीन ली जा रही है। और यह प्रयोग यहां पे है, पूरे देश में इसी तरह से होगा। और ठीक इसी तरह से आप देखेंगे और भी सारी चीजें होंगी। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूं, रिजर्वेशन कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से खत्म नहीं किया, लेकिन रिजर्वेशन खत्म हो गया। होगा नहीं होगा? 4 स्तर होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 4 में जो होते हैं जनरली चपरासी या सफाई कर्मी, इस तरह के जो साथी हैं वो काम करते हैं, उसमें ठेका प्रथा हो गई तो रिजर्वेशन खत्म हो गया। ठेकेदार की मर्जी है, जिसे चाहे ले, उसमें रिजर्वेशन थोड़ा ही है। पैसा अभी भी उसको जो है वही के मिलने हैं, जो सरकारी खजाने से पैसा आ रहा है, वो सरकारी खजाने से पैसा उतना ही जितना पहले आता था, लेकिन अब उसको बीच में ठेकेदार खा रहा है ना जी। अब दूसरा, सर एक मिनट, कोई गाड़ी बता देंगे। ऐसा सरकारी कर्मचारी के लिए खजाने से आता है,
उसमें बंदरबाट हो गई, माना 25,000 आ रहा, उसे 10,000 मिल रहा, बाकी 15 जो हैं वो ठेकेदार, सरकारी अधिकारी और नेता वो मिलकर बांटते खा रहे हैं। खत्म हो गया। अब इससे ऊपर आ जाओ क्लास सी में, उसमें क्या हो गया कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेने लगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेंगे तो आपको क्यों लेंगे भाई? स्वाभाविक है कि अपने को ही लेंगे वो, तो वहां रिजर्वेशन खत्म हो गया। और इसके ऊपर आप आइए सबसे टॉप पे, क्लास 1 में, वहां उन्होंने लेटरल एंट्री पिछले दरवाजे से भर्ती कर दी ना। उसमें क्या है, अब तक वो 70 लोगों को भर्ती कर चुके हैं, 400 को भर्ती करना है। गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आरएसएस का आदमी उन्हें नियुक्त करना है। पहले 9 किए, फिर 21 किए, 30, 40 अब कर दिए। तो अब तक वो 70 लोगों को भर्ती कर चुके हैं। और यही चीज अब क्लास बी में वो शुरू कर रहे हैं। तो बिना कहे रिजर्वेशन खत्म हो गया। रहा पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है लगातार। और ये 2, 4, 10, 20 लोग हैं, इन्हीं के हाथ में जाना है। कल मैं एक चीज देख रहा था, एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिली, आपको सुन के हैरानी होगी। उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस देश के मात्र 84 लोगों के पास, 84, केवल 84 लोगों के पास इस देश में जो 70 करोड़ की आबादी है उसमें जितनी संपत्ति हो सकती है वो मात्र इन 84 लोगों के पास में है। देश में कितनी भयानक असमानता है, कहीं कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं बोल रहे। तो साथियों, ये जो हमारा संविधान है, ये जो हमारा लोकतंत्र है, ये जो हमारा गणतंत्र है, जिससे हमें जीने के तमाम अधिकार मिले हैं, आज की तारीख में इससे कोई भी बचाया नहीं सकता है। बचाएगा तो बहुत दूर, जब बोल ही नहीं रहा तो बचाएगा क्या? इसे केवल आपको और हम ही को बचाना पड़ेगा। और मैं साथियों से, अपने जो एडवोकेट साथी हैं, उनसे एक विनम्र निवेदन करूंगा। महमूद भाई से हमारी बात हुई थी, हम लोगों ने ये एक विचार बनाया कि ऑल इंडिया लेवल पे अपने जो एडवोकेट साथी हैं उन सबका एक बड़ा संगठन बनाया जाए। हमने दिल्ली में उस पर काम शुरू कर दिया है। तो जो हमारे एक साथी, बहुत उनकी पीड़ा बहुत सच्ची थी कि बार में कम से कम अपने लोग तो इकट्ठे होने चाहिए, और हम लोग हर बार में हैं। अगर 10 वकील कहीं भी किसी भी जगह चले जाएंगे, माहौल कितना ही भी बुरा हो, फिर भी किसी विभाग में किसी की हिम्मत नहीं है कि उन 10 वकीलों की बात सुने नहीं। केवल इकट्ठे तो हो जाएं, तो न केवल बार में अपने जितने भी साथी हैं उन सबके विषय में जान पहचान करके, सबके विषय में पता लगा के उन सबको इकट्ठा करना है, बल्कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर भी सबको इकट्ठा होना है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए बाकी सारी चीजों को, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए संविधान को। इस देश में हाई कोर्ट है 24, 1095 जजेस उसमें नियुक्त होते हैं। ये पूरा जो बहुजन समाज है, जिसे हम 1585 की बात करते हैं, तो 85% प्रतिनिधित्व तो वहां भी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से 20 या 22 तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जज हाई कोर्ट में होंगे। सभी हाई कोर्टों में लगभग इतने ही जो ओबीसी के, और ऐसी मैं समझता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, तो माइनॉरिटी के, विशेषकर मुस्लिम समाज के, वो भी इतने के लगभग होंगे। बाकी सारे कहां? तो उनमें हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और कहां से जाएंगे ये बनने के लिए? स्वाभाविक है ये वकीलों में से ही बनेंगे, लेकिन वकील अपनी लड़ाई लड़ेगा तब ना। हर डिपार्टमेंट में वकील होता है, हर डिपार्टमेंट में, लेकिन जिनकी सरकारें हैं उनके ही आदमी आते हैं, हमारा आदमी कहीं नहीं होता। सो जब नेता हमारे मर चुके हैं, कोई भी हमारी बात कहने वाला नहीं है, अदालतें न्याय नहीं कर रही, तो कम से कम हम ही इकट्ठे होके अपनी लड़ाई लड़ें। तो अगर ईमानदारी से हम लड़ेंगे
तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट में भी पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचेंगे। बड़े दुख की बात, एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2000 से, सन 2000 से 22 साल हो गए, सन 2000 से शेड्यूल कास्ट के एडीजे की जो पोस्ट निकलती हैं खाली पड़ी हैं। मात्र 2 लोगों को, 2 लड़कियों को 2019 में लिया था, 2018 के एग्जाम के दौरान, 19-20 में, बस बाकी सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। इनमें कौन जाएगा? जिसने वकालत कर रखी है वही तो जाएगा। एडीजे तो वही बनेगा जो 7 साल की प्रैक्टिस जिसकी वकालत की हो। तो इसके लिए आप उम्मीद करते हो कि कोई और लड़ेगा? क्यों लड़ेगा भाई? इसके लिए तो आप ही को लड़ना पड़ेगा ना। मजिस्ट्रेट बनेंगे तो आप ही में से बनेंगे ना। किसी भी डिपार्टमेंट में वकील बनेंगे तो आप ही में से बनेंगे ना। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं विकास भाई को कि वकीलों की मीटिंग बुलाई, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं अपने सभी वकील साथियों से, साथियों अगर आपस में मनभेद है, मतभेद है, कहीं किसी तरह की कड़वाहट है, उससे बाद में निपट लेंगे। पहले अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने आप को, इस देश को, इस संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे होकर लड़ लो। ये बचेगा तो ही कुछ बचेगा, अन्यथा फिर आप कितनी भी कोशिश कर लेना कुछ बचेगा नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं जगाने की, चेताने की, लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं, धमकियां भी आती हैं, सारी चीजें होती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बावजूद उसके बिना डरे हम लोग काम कर रहे हैं। और भी समाज हमसे क्या उम्मीद करता है, हम उसे भी निश्चित रूप से करेंगे, पर अकेले कब तक करेंगे? साथ तो सभी को देना पड़ेगा, और बाकी सबको आप देख ही रहे हैं। तो हमारा टारगेट निश्चित होना चाहिए, संविधान बचाना है। खतरे में है मोदी की वजह से, तो मोदी को उखाड़ के फेंकना है 2024 में, और उससे पहले ईवीएम को उखाड़ के फेंकना है, और ईवीएम का आंदोलन जन आंदोलन बनाना है। मैं और मेरी टीम के साथी हमारी पार्टी के बैनर तले 26 नवंबर से लगातार यात्रा का प्रोग्राम हमने बनाया है। पूरे देश की यात्रा का हम 26 नवंबर से शुरू करेंगे। जब आपके यहां हरियाणा से निकलेंगे तो उम्मीद आपसे करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे होकर उसमें शामिल होंगे। हमारी पार्टी वार्टी को सबको भूल जाइए साथियों, ईवीएम को ध्यान रखिए। अगर वो हटेगी तो ही मोदी हटेगा, नहीं तो हटेगा नहीं। और अगर इस बार नहीं हटा तो फिर आगे आपको चांस मिलेगा नहीं। आप निश्चित लिख लीजिए, कुछ होना नहीं। क्योंकि हम सब जिस तरह से सोए बैठे हैं, वो एक पल को भी सोते नहीं हैं, अपने लक्ष्य के प्रति लगातार काम करते हैं, और बहुत ही सुनिश्चित रूप से वो काम करते हैं साथियों। तो देश को बचाना है, हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गणतंत्र को बचाना है, तो इकट्ठा होकर काम करना है। और जितने भी शांत होकर काम किया जाएगा उतना ही अच्छा है। हालात बहुत ही बदतर है देश के, मतलब हम लोगों की कल्पना में नहीं है जितने बदतर हालात हैं। पिछले 2 साल में 23 करोड़ लोग, छोटी मोटी संख्या नहीं, शायद यूरोप पूरा समझ आएगा इसमें। 23 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। जितने थे उनसे, उनके अलावा है ये। सो कहां जा रहा है देश आप सबको मालूम है साथियों। बचाने कोई दूसरा नहीं आएगा, लड़ने कोई दूसरा नहीं आएगा। हमारी लड़ाई है, हम ही को लड़नी पड़ेगी अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अन्यथा माफ हमें कोई करेगा नहीं। 2024 में अगर बीजेपी जीती तो मैं तो यही मानता हूं कि 2 ही तरह से लोग जिंदा, जो ही तरह के लोग होंगे। जो लोग केवल जिंदा रहना चाहेंगे, मतलब ये शरीर जिंदा रहे, ऐसे जो लोग होंगे उनको कोई अधिकार नहीं होगा, गुलामी करेंगे पर जिंदा रहेंगे, जो इसे स्वीकार कर लेंगे।
और जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे वो तो लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे। इसके अलावा तो कोई रास्ता बचाव है नहीं, छोड़ा है नहीं। सो वो स्थिति ना आए, क्योंकि उनका जो काम है जिस तरह से कर रहे हैं, हो सकता है मैं गलत हूं और मैं गलत हो जाऊं तो और भी बढ़िया बात है, पर मुझे इस सारे हालात में लगता है इस देश में गृह युद्ध की तरफ बहुत तेजी के साथ में देश को ढकेल रही है ये मोदी सरकार। उस स्थिति से हम बच जाएं, हम लोग इकट्ठे होकर बचा सकते हैं हम, तो बहुत बेहतर होगा। नहीं तो देखेंगे जैसा भी होगा। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, मौका दिया बोलने का, आपका विशेष रूप से विकास कांगड़ा जी और उनकी पूरी टीम का, मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथियों का और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.